नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरएन टीवी नेशनल में। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। रुक करेंगे हरियाणा की खबरों की ओर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र में आयोजित सोमनाथ स्वाभिमान पर्व राज्य स्तरीय कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े और सभी प्रदेशों को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का दिन गर्व का है क्योंकि सोमनाथ मंदिर को पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। यह पर्व 11 जनवरी से शुरू होकर 11 जनवरी 2027 तक चलेगा। उन्होंने कहा कि आयोजन देश को अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ने का कार्य कर रहा है। सरदार पटेल के संकल्प और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के उद्घाटन को याद करते हुए उन्होंने इसे भारत की आस्था और एकता का प्रतीक बताया। हर हर महादेव। आज हम सबका ये परम सौभाग्य है, सोमनाथ अभियान स्वाभिमान पर्व 1000 वर्ष पूरे हुए हैं हमारी संस्कृति को। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अभी कुछ समय में हम सब के बीच में वहां से लाइव होंगे। आज इस अवसर पर हमारे बीच में परम श्रद्धेय गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, जिनका हम सबको मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है, अखाड़ा परिषद के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत रविंदर पुरी जी महाराज, जिनका हमें आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, महंत विश्वनाथ गिरी जी महाराज, महंत बंसीपुरी जी महाराज, महंत धीरजपुरी जी महाराज, पंडित सतपाल जी पीठाध्यक्ष मां भद्रकाली मंदिर, हमारे बीच में हमारे परम श्रद्धेय स्वामी जी, हमारे पूर्व में मंत्री सुभाष सुधा जी, जिला के हमारे अध्यक्ष तेजेंद्र गोल्डी जी, इस क्षेत्र के हमारे नेता जय भगवान शर्मा जी, हरियाणा सरकार में चेयरमैन धर्मवीर मिर्जापुर जी, भूषण नरोत्तम जी और हमारे सरपंच सुमलता जी, हमारी जिला परिषद की चेयरपर्सन कमलजीत कौर जी, उपस्थित सभी परम श्रद्धेय संतजन, पूजनीय महंतगण तथा धर्म प्रेमी माताओं, बहनों और भाइयों, आज हम सब के लिए ये गर्व का दिन है। आज मुझे खुशी है, देवों के देव महादेव के गुजरात में स्थित सोमनाथ मंदिर के ये पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस उपलक्ष्य में पूरा देश सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मना रहा है। साथ संगत जियो, यह पर्व गत 11 जनवरी से शुरू हो गया था और 11 जनवरी 2027 तक ये पूरा होगा। आज हम सब के लिए ये बहुत ही गर्व की बात है कि जहां हम संगमेश्वर महादेव मंदिर में आज सोमनाथ मंदिर के साथ जुड़ेंगे और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आज उस इतिहास के बारे में हम सबको अवगत कराएंगे। हम आज यहां वैदिक नदी अरुणा व सरस्वती के संगम पर यह पर्व हम यहां मना रहे हैं। यहीं स्थित श्री संगेश्वर मंदिर इन नदियों के संगम की याद सदियों से दिलाता रहा है।
ऐसे पावन स्थल पर ऐसे ऐतिहासिक पर्व में शामिल होना ये हम सब के लिए गर्व की और सौभाग्य की बात है। मैं सबसे पहले तो भगवान भोलेनाथ के श्री चरणों में मैं दोनों हाथ जोड़ करके कोटि कोटि नमन करता हूं और आप सबको सोमनाथ स्वाभिमान पर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं मैं देता हूं। साथियों, इस वर्ष देश के दौरान पूरे देश के श्रद्धालुओं की सोमनाथ मंदिर जाकर के भगवान भोलेनाथ के दर्शन करेंगे। विभिन्न प्रदेशों से भक्तों की यात्राएं वहां पहुंच रही हैं। हरियाणा से भी श्रद्धालुओं की विशेष ट्रेन आगामी 8 जून को यहां से रवाना होगी। हमने ऐसे आर्थिक रूप से जो कमजोर हमारे बुजुर्ग हैं उनको तीर्थ यात्रा कराने के लिए हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना वो चलाई हुई है। यह विशेष ट्रेन इस योजना के ही तहत वहां सोमनाथ में उस पवित्र भूमि पर यहां से जाएगी। साथियों, सोमनाथ स्वाभिमान पर्व को जन जन का उत्सव बनाने के लिए आज सोमनाथ मंदिर में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की गर्मामयी उपस्थिति में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। उनके नेतृत्व में राष्ट्र का स्वाभिमान पर्व तो लंबे समय से चल रहा है। उन्होंने हमारे अनेक तीर्थों का जीर्णोद्धार भी कराया है। हम सब श्री राम मंदिर के उद्घाटन पर्व के तो साक्षी रहे हैं। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ धाम का दिव्य और भव्य स्वरूप भी हमारे सामने आया है। साथियों, जिससे प्राचीन काशी की गरिमा पुनर्जीवित हुई है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भयंकर बाढ़ के कारण केदार बाबा धाम में हुए नुकसान का भी पुनर्विकास वो करवाया है। आज देश के तीर्थ स्थलों का विकास, 4 धाम परियोजनाओं का, प्रसाद योजना और सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण के माध्यम से भारत अपनी जड़ों से जुड़ रहा है। यह नए भारत का वह कालखंड है जहां विकास और विरासत साथ साथ चल रहे हैं। इसी श्रृंखला में हम आज सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मना रहे हैं। भाई और बहनों, सोमनाथ मंदिर का वह इतिहास भारत की धैर्य गाथा का ये इतिहास रहा है। यह मंदिर अनेक बार टूटा, अनेक बार लूटा गया है। साथियों, लेकिन हर बार 2 गुने साहस से ये खड़ा हुआ है। इतिहास इस बात का गवाह है कि जब जब सोमनाथ मंदिर पर प्रहार हुआ है तब तब पूरे देश की आत्मा आहत हुई है। लेकिन हर बार राष्ट्र ने यह सिद्ध किया है कि हमारी आस्था को सोमनाथ का पुनर्निर्माण केवल मंदिर निर्माण नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय सम्मान की ये पुनर्स्थापना है। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। यह वही भाव है। तब यह क्षण प्रत्येक भारतीय के लिए एक गर्व का विषय है। साथ ही सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण का भी 1000 साल पूरे हो रहे हैं, क्योंकि इस पर पहला आक्रमण 1026 ईस्वी में हुआ था। साथियों, जब हम
सोमनाथ स्वाभिमान पर्व 1000 वर्ष की धैर्य गाथा एवं अटूट आस्था का आयोजन कर रहे हैं, तब हमें यह याद रखना होगा कि यह केवल अतीत का स्मरण नहीं है, बल्कि भविष्य के भारत का एक संकल्प है। साथियों, जो समाज अपने इतिहास को भूल जाता है, उसका भविष्य भी कमजोर हो जाता है। इसलिए स्वाभिमान पर्व सांस्कृतिक जागरण का ये अभियान है। साथियों, हमें अपने बच्चों को आज ये बताने की आवश्यकता है कि भारत केवल भौगोलिक सीमा नहीं है, भारत एक सभ्यता है, एक संस्कृति है और एक आध्यात्मिक चेतना है। साथियों, हरियाणा सरकार भी अपनी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत के संरक्षण के लिए साथियों निरंतर गति से कार्य कर रही है। हमारे तीर्थ स्थलों का विकास, मंदिर और सरोवरों का संरक्षण, धार्मिक अम्बावला छावनी के सदर बाजार चौक पर वीर महाराणा प्रताप की भव्य प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में हरियाणा के ऊर्जा परिवहन श्रम मंत्री अनिल विज ने भावुक और तीखे शब्दों में संबोधन दिया। उन्होंने कहा कि यहाँ केवल मूर्ति नहीं बल्कि स्वाभिमान की एक सदा जलती रहने वाली मशाल स्थापित की गई है, जो आने वाली पीढ़ियों को देशभक्ति और आत्मसम्मान की प्रेरणा देती रहेगी। कार्यक्रम में बोलते हुए अनिल विज ने कहा कि महाराणा प्रताप किसी एक धर्म या जाति के नहीं बल्कि पूरे देश के प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने कहा कि जब हम महाराणा प्रताप का नाम लेते हैं तो शरीर में जोश और गर्व का संचार होता है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रतिमा केवल पत्थर या धातु नहीं बल्कि जीवित प्रेरणा है, जो अन्याय के खिलाफ खड़े होने का संदेश देती है। जुबान धन्य हो गई है कि मुझे उस महामानव के बारे में बोलने का अवसर मिल रहा है, जिसका नाम लेते ही शिराओं में रक्त का संचार तीव्र हो जाता है। वह नाम जिसने महलों के वैभव को ठुकराकर जंगलों की खाक छानना स्वीकार किया, लेकिन किसी भी विदेशी अग्रता के आगे सर झुकाना स्वीकार नहीं किया, मस्तक झुकाना स्वीकार नहीं किया। उसका नाम है हिंद केसरी महाराणा प्रताप। चढ़ चेतक पर तलवार उठा, चढ़ चेतक पर तलवार उठा, रखता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी। चढ़ चेतक पर तलवार उठा, रखता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी ने भिवानी के जोगीवाला मंदिर में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सोमनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे प्रमुख है और इसका पुनर्निर्माण भारत की सांस्कृतिक एकता और आत्मसम्मान का प्रतीक है। साथ ही मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के अनुसार ईंधन की बचत, समय की जरूरत और सभी को इसका पालन करना चाहिए। वहीं इस मौके पर चित्र प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसे बड़ी संख्या में लोगों ने देखा। कार्यक्रम में विधायक घनश्याम और कपूर सिंह वाल्मीकि और अन्य लोग भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री जी के द्वारा हम सबको जो महापूजा और महायज्ञ जो हमारे पवित्र प्राचीन मंदिर में सोमनाथ जी में हुई है, हम सबको भारत में लाइव जुड़ने का मौका मिला और उस पवित्र प्रार्थना में शामिल होने का मौका मिला। और ये अध्यात्म के साथ साथ हमारी संस्कृति
हमेशा जुड़ी रही है, क्योंकि ये देश की रूह बहुत आध्यात्मिक हमारी पहचान रही है और ये विश्व, पूरा विश्व हमारे भारत को देखता है एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में। तो आज ये जो महापूजा करी है, पूरा देश जुड़ा है प्रधानमंत्री जी के साथ और देश, प्रदेश और विश्व के शांति के लिए प्रार्थना करना कर्तव्य है सबका। और सारे यहाँ पे भिवानी में, यहाँ पे हमारे ऐतिहासिक मंदिर में, जोगी मंदिर में, यहाँ पे सारे की सारे महंत जी के नेत्र यहाँ पे उनके साथ बैठ के सबने पूजा करी। अम्बाला में मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गई। हालांकि शाम के समय कुछ क्षेत्रों में हल्की गर्माहट देखने को मिली है। इसके बाद पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय हो गया। अम्बाला के पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह शेखावत ने मौके की कमान संभालते हुए बताया कि पूरे चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए और किसी बड़ी घटना की सूचना नहीं है। उन्होंने जानकारी दी कि मतदान के बाद ईवीएम मशीनों को 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था में रखा जाएगा। सुरक्षा में किसी भी तरह की चूक नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि 13 तारीख को होने वाली मतगणना तक सुरक्षा बल पूरी तरह तैनात रहेंगे। नहीं, आज जैसे सभी 191 बूथों पे बहुत ही शांतिपूर्वक मतदान हुआ है और मतदाताओं में भी काफ़ी उत्साह था और बड़ी भारी संख्या में लोगों ने मतदान का प्रयोग किया है और हर जगह लगभग शांतिपूर्ण। ये बहुत ही माइनर सी शिकायतें और कुछ तरह की छोटी मोटी बातें सामने आई हैं, परंतु ऐसा कोई भी सीरियस नहीं था, न ही किसी लॉ एंड ऑर्डर का इशू था और हर जगह लगभग शांतिपूर्वक चुनाव रहा है। छोटी मोटी शिकायतें हैं, उन पर भी पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करके उन मामलों को शांत कराया और मामलों को बड़ा होने से नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल बहुत ही शांतिपूर्वक चुनाव रहा है और सभी मतदाताओं ने बड़ी मैच्योरिटी दिखाते हुए बड़ी समझदारी और सूझबूझ के साथ में चुनाव के अंदर प्रक्रिया में भाग लिया है और आशा करते हैं कि आगे की प्रक्रिया भी। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में अंडर ग्रेजुएट कोर्सों में प्रवेश के लिए बता दें कि एंट्रेंस परीक्षा फिर से लागू करने की मांग को लेकर छात्र संगठन ने कुलपति के नाम रजिस्ट्रार को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान छात्रों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जल्द समाधान की मांग की। बता दें कि पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विशाल ने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय का भगवाकरण किया जा रहा है और इसे आरएसएस का केंद्र बनाने की कोशिश हो रही है। वहीं एक शिक्षक ने भी छात्रों की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि पहले प्रवेश परीक्षा से योग्य छात्रों को अवसर मिलता था और छात्रों ने चेतावनी दी कि मांग पूरी न होने पर वे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और आंदोलन तेज करेंगे। आप सभी को पता है कि एंट्रेंस सिस्टम को लागू करने के लिए हम आज कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी प्रशासन को ज्ञापन देने के लिए आए थे और उन्होंने इस मामले में हमें कहा भी है कि हम जल्द से जल्द इस समस्या का हल निकालने की प्रयास करेंगे। इसके बारे में क्या कहेंगे? ये तो इनका तानाशाही रवैया है, हर बार का इनका यही काम है, लेकिन स्टूडेंट हैं, स्टूडेंटों के पास भी इतना समय नहीं है कि वो इनकी वेट करेंगे। आपने भी देखा होगा कि हम भी इतने फ्री नहीं है कि इनकी वेट करेंगे, तो हम भी रजिस्ट्रार को, जिसमें हमारी एक मेन मांग ये है कि भी एंट्रेंस एग्जाम को बहाल किया जाए। 2009 से एंट्रेंस के बेसिस पे सारे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन लिया जा रहा था, अब की बार मेरिट बेस पे किया है, उसको खत्म किया जाए, क्योंकि इसमें एक फेयर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी बच्चों को। हर बोर्ड, हर स्ट्रीम का बच्चा अपना तैयारी करके एंट्रेंस में अपीयर होके अपने नंबर लेके रैंक लेके एडमिशन ले सकता है। मेरिट बेसिस पे किसी को मौका नहीं मिलेगा। महेंद्रगढ़ के कमला भवन धर्मशाला में 36 बिरादरी की बैठक हुई, जिसमें किन्नर समाज की बधाई व्यवस्था को लेकर अहम निर्णय लिया गया। बैठक में विभिन्न समाजों के प्रतिनिधि शामिल हुए और सर्वसम्मति से तय किया गया कि अब दादरी, बांग्लामुखी गुट को ही बधाई दी जाएगी और अधिकतम 1,000 रुपये से ज़्यादा राशि नहीं ली जाएगी। इस फैसले का उद्देश्य व्यवस्था में पारदर्शिता और एकरूपता लाना बताया गया। किन्नर समाज की खुशी महंत ने फैसले को स्वीकार करते हुए सम्मान देने की बात कही और बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि अब कोई ज़बरदस्ती वसूली नहीं होगी और लोग अपनी इच्छा से योगदान देंगे और सभी समाज प्रतिनिधियों ने इस निर्णय का समर्थन किया है।
हमने फैसला, सब समाज ने, सभी ने फैसला ये लिया कि जो रचना ग्रुप है हम उसको भेज देंगे, और रचना ग्रुप से हमने एफर्ट लिया है, तो ये वादा किया है कि जी 5 दे, जी 100 दे, जी ज्यादा दे, कम दे, वो जो जुर्मान है उसकी इच्छा अनुसार बैठ रखी, किसी से भी जबरदस्ती नहीं करेगी, खाने जाने का ड्रामा नहीं करेगी, बदतमीजी अपनी चीज 1 दे, जी 100 दे, वो उसकी इच्छा है। उसको उसके रोकने के 2 कारण थे, एक तो वो जबरदस्ती करता था, 51,000 से कम से वो मानता नहीं था, दूसरा उसकी कमाई कितने को ना जाकर एक रस्ते को पुलिस की छवि को लेकर अक्सर सवाल उठते रहते हैं, लेकिन अम्बाला से एक ऐसा मामला सामने आया जिसने पुलिस की निष्पक्ष कार्यशैली की मिसाल पेश कर दी है। ये एक दंपत्ति को झूठे धोखाधड़ी केस में जेल भेज दिया गया था, लेकिन जब मामले की गहन जांच हुई तो सच सामने आ गया। पुलिस ने न सिर्फ निर्दोष पति पत्नी को न्याय दिलाया, बल्कि फर्जी दस्तावेज तैयार कर झूठा केस दर्ज करवाने वाले आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया। पीड़ित दंपत्ति ने पुलिस को बता दें कि भगवान का रूप बताते हुए निष्पक्ष जाँच के लिए धन्यवाद दिया। ऐसा था कि किसी व्यक्ति ने ये आरोप लगाया कि उसके साथ जमीन बेचने के नाम पे धोखाधड़ी हुई है, तो उसने इस बारे में एक इकरारनामा प्रस्तुत किया और कहा कि इस इकरारनामे की उसके पास जमीन नहीं थी, फिर उसके बावजूद उसने उसको बेच दिया। तो ये मुकदमा 2024 में शायद दर्ज हुआ था, और उस मुकदमे में ये दोनों जो जिनको आरोपीगण बनाया गया था वो गिरफ्तार हुए थे। परंतु जब राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कुरुक्षेत्र एक बार फिर से आत्महत्या की घटना को लेकर चर्चा में है। संस्थान के हॉस्टल नंबर 4 में द्रोणाचार्य हॉस्टल के कार्यरत एक कर्मचारी ने पेड़ से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान 30 वर्षीय कौशल के रूप में हुई है, जो मूल रूप से हरदौई का रहने वाला था और पिछले 1 साल से मेस में हेल्पर के तौर पर काम कर रहा था। बताया जा रहा है कि वह 1 दिन से काम पर नहीं आया था, जिसके बाद तलाश के दौरान उसका शव पेड़ से लटका हुआ मिला। मृतक अपने पीछे पत्नी और 2 छोटे बच्चों को छोड़ गया है। परिवार ने आरोप लगाया है कि खाने को लेकर कुछ युवकों से उसकी कहासुनी हो गई थी। मृतक की बहन ने मामले की निष्पक्ष जाँच और CCTV फुटेज की जाँच की मांग की है। फिलहाल पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी। भाई कौशल था, वो यहाँ जॉब करता था। 5 बजे सुबह उठ के आया, यहाँ पता नहीं क्या हुआ, कुछ पता नहीं, और उतने में ही पेड़ पे लटका मिला। सर इसका अच्छे से अच्छे कार्रवाई होना चाहिए। हम लोग गरीब आदमी, सारा छोटे छोटे बच्चे, एक 5 साल का, एक 1.5 साल का बच्चा है सर। ये नहीं बड़े लोग घूस दे दे के इसको रफा दफा कर दे सर। हाँ जी, ये मेरे पास साथ काम करता था, हेल्पर की आटा लगाता था। तो परसों शाम को ये नहीं आया। इसने कहा कि मैं किसी को पैसे देने जा रहा हूँ, तो मैं सुबह आऊँगा। फिलहाल के लिए हरियाणा की खबरों में इतना ही, और ऐसे ही हरियाणा की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहें RNTV नेशनल।